2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस का आज फैसला आया है, जिसमें एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, मेजर उपाध्याय समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में हमारे साथ जुड़ी हैं पत्रकार और कर्नल पुरोहित पर किताब लिख चुकी स्मिता मिश्रा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मैम, आज का दिन कितना अहम है आपके लिए? फैसला आया है, कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया गया है। 17 साल लंबी लड़ाई थी। मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। और कारण बहुत साफ है कि मुझे लगता है कि भारत में आजादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता के बाद, अगर सबसे बड़ा कोई झूठ एक बनाया गया था, एक कंस्पिरेसी, एक कहानी तैयार की गई थी हिंदू समाज को टेररिस्ट के तौर पर एक लेबल लगाने की, दुनिया में ये दिखाने की कि जिहादी टेरर जो चारों तरफ चल रहा है उसको छोड़ दो, उससे बड़ा खतरा हिंदू टेरर है। एक इस देश जी। में एक एक गुट है लोगों का जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट विचार के हैं, और वो चाहते हैं कि भारत में जगह जगह बम विस्फोट किए जाएं, और ये हिंदू टेरर को अंजाम देना चाह रहे हैं। ये जो पूरा एक झूठ तैयार किया गया था, जी। वैसे तो देश को उसी समय समझ आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय ही ये मामला किसी ने विश्वास नहीं किया इस हिंदू टेरर पे। और अचानक से एक दिन ये हिंदू टेरर खड़ा हुआ। अचानक कई सारे मामले हो गए जिनको हिंदू टेरर कह दिया गया, उससे पहले कुछ नहीं था, और फिर एक दिन अचानक समाप्त हो गया। ये पूरा एक स्क्रिप्टेड था, ये पूरा मामला एक साजिश का हिस्सा था। जी। इसमें महत्वपूर्ण लोगों को निशाना बनाया गया, शिकार बनाया गया, उनके खिलाफ एविडेंस प्लांट की गई, उनको आतंकी के रूप में जी। प्रदर्शित किया गया, पूरी दुनिया के सामने उनको आतंक का चेहरा बनाकर दिखाया गया। आज वो सारी बातें साफ हो गई, कोई एविडेंस नहीं था, कोई मामला नहीं था, जानबूझकर कहानी बनाई गई थी। और ये सिर्फ कर्नल पुरोहित और वो 6 जो आरोपी थे मालेगांव ब्लास्ट के केस में, ये ना केवल कर्नल पुरोहित का केस है, ना केवल मालेगांव विस्फोट का, ये मामला हिंदू टेरर की जो कंस्पिरेसी थी वो पूरी तरह से आज उसका पर्दाफाश हो गया है। जी। जनता ने तो पहले भी इसको स्वीकार नहीं किया था, अब इसको कानूनी रूप मैम, से भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं निरस्त हो मेरे। गया। इस मामले में मैम, जो आपने हिंदू टेरर की बात कही है, ये इससे पहले शब्द कभी इस देश के जहन में नहीं आया था और इसके बाद भी नहीं आया है। ये शब्द लाने की जो साजिश थी, जो उपज थी, वो कैसे हुई? नहीं, ये शब्द एक्चुअली राजनीति में बाद में आया। ये शब्द सबसे पहले मीडिया ने इसको लाया था। जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर के फ्रंटलाइन नाम की एक मैगजीन है, उस मैगजीन ने उन दंगों पर एक कवर स्टोरी की थी। उस कवर स्टोरी में पहली बार सैफरन स्लैश हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बाद में उसी का इस्तेमाल मालेगांव ब्लास्ट के केस में किया गया, और फिर समझौता ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, हैदराबाद, ये सबको उसमें जोड़ दिया गया। सीधे सीधे एक राजनीतिक ये टर्म था। उस समय के यूपीए सरकार के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता मंत्री वो इस टर्म का इस्तेमाल करते थे। सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, भगवा आतंक, ये शब्दों का इस्तेमाल करते थे। सुशील शिंदे जी ने इस टर्म का इस्तेमाल किया था गृह मंत्री रहते हुए। पी चिदम्बरम साहब ने इसका इस्तेमाल किया था, सदन के पटल पर उन्होंने ये शब्द बोले थे। इसके अलावा उस सरकार में तमाम लोग, दिग्विजय सिंह, सभी वरिष्ठ लोग, जी। और इस समय कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इसके बारे में कई बार कहा था। और खास कर पे जब उस समय के यूएस एम्बेसडर को उन्होंने ये कहा था, जब उनकी उनसे विशेष बातचीत हुई थी, और उन्होंने कहा था कि ये लश्कर वश्कर ये सब पे हमें चिंता नहीं है, हमारे लिए हिंदू टेरर ज्यादा बड़ा खतरा है। तो हिंदू टेरर को, इस शब्द को जानबूझकर चलन में लाया गया था, और बार बार दुनिया के सामने ये दिखाने का प्रयास था कि देश के लिए असली खतरा हिंदू टेरर है, ताकि जो असली आतंकवाद उस समय देश में चारों तरफ फैला हुआ था, हर शहर में ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हर त्योहार, हर कार्यक्रम के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, उस जिहादी टेरर को हल्का करके दिखाया जाए,
कम करके दिखाया जाए और उसके बदले में हिंदू टेरर का एक नया एक कहानी गढ़ के उसको एक बड़ा चैलेंज इस तरह से दर्शाया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ समय तक वो इसमें कामयाब हुए थे। इस घटना को लेकर आपकी कभी प्रज्ञा ठाकुर से बात हुई है? उन्होंने आपको इस बारे में क्या बताया? नहीं, मेरी प्रज्ञा ठाकुर से कभी बात नहीं हुई है। मेरा पूरा रिसर्च, मेरी पूरी राइटिंग, मेरा पूरा प्रोजेक्ट कर्नल पुरोहित के केस को लेकर था। और कर्नल पुरोहित के बहाने मालेगांव ब्लास्ट और हिंदू टेरर का पूरा मामला, प्रज्ञा ठाकुर भी मालेगांव केस में आरोपी रही इतने सालों तक। उन्होंने भी तमाम टॉर्चर सहे जो कर्नल पुरोहित को झेलने पड़े, सहने पड़े। लेकिन मेरी इस केस को लेकर प्रज्ञा ठाकुर से बात नहीं हुई है, क्योंकि मेरा फोकस कर्नल पुरोहित के मामले पर था। मुंबई एटीएस के रोल पर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि बहुत से लोग आज बेहद संतोष जाहिर कर रहे हैं, संतोष लग रहा है उनको कि हिंदू टेरर का जो पूरा ये मामला था ये ध्वस्त हो गया, कानून ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब उन सब सातों आरोपित जो थे उनके साथ न्याय हो गया। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अभी न्याय नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये बात कानूनी रूप से साबित हुई है कि हिंदू टेरर जैसी कोई चीज नहीं थी, वो एक बोगी, एक कहानी गढ़ी गई थी। लेकिन असली न्याय अभी नहीं हुआ है। ये लोग तो बरी हो गए, लेकिन धमाका तो हुआ, ब्लास्ट तो हुआ, हर जगह हुआ। अजमेर में हुआ, समझौता एक्सप्रेस में हुआ, मालेगांव में हुआ। जब ये लोग नहीं थे उसमें संलिप्त, आपको पता है दूसरे जगह समझौता वगैरह के लोग भी बरी हो गए, जी। कर्नल स्वामी असीमानंद वगैरह। तो आपने हिंदू टेरर की कहानी बनाई, वो एक झूठ साबित हुआ, वो लोग बरी हो गए। तो ब्लास्ट किया किसने? जब तक हम इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हिंदू आतंकवाद की साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा। मालेगांव में ये सातों आरोपी आज बरी हो गए, तो फिर मालेगांव का धमाका किया किसने था? क्या जो असली धमाका करने वाले थे उनको बचाने के लिए ये हिंदू टेरर की कहानी बनाई गई, या हिंदू टेरर की कहानी बनाने की मंशा से किसी ने वो ब्लास्ट करवाया? इसकी जांच होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, ये अब तक इस केस को पिछले इतने सालों में मैंने जो इस केस को स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है, मेरा ये मानना है और हमारे सूत्रों ने भी इसको पुष्ट किया है कि हम इस साजिश की जड़ तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक उस समय के मुंबई एटीएस के आला अधिकारियों की भूमिका पर फिर से नए सिरे से हम जांच नहीं करेंगे। और मैं ये भी जोड़ना चाहती हूं कि ये बहाना नहीं चलेगा कि उनमें से कुछ अफसर अब नहीं है हमारे बीच, वो ना हो, लेकिन साजिश हुई थी, उसकी जांच तमाम लोग अभी हैं और गवाह हैं, उसकी जांच अभी भी होनी चाहिए और तभी इस मामले में पूरा न्याय हो पाएगा। जी मैम, जिन अफसरों की आप बात कर रही हैं कि जो नहीं है, शायद आप हेमंत करकरे, जो मुंबई एटीएस में उस वक्त बड़े अधिकारी रहे हैं। वो मुंबई एटीएस के मुखिया थे। जी। और परमवीर सिंह जो बाद में कमिश्नर बने, वो उसमें नंबर 2 पे थे उस समय। जी। जब जी। ये कांड हुआ तब परमवीर सिंह एटीएस मुंबई में नंबर 2 के पद पे थे। दो सवाल और हैं मैम मेरे कि जल्दी कर लीजिए इस, कृपया। इस जी, इस घटना से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, देश में और देश के बाहर? किसी को नहीं हुआ, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग देश की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी राजनीति घुसाना चाहते हैं, क्योंकि उनका विजन, उनकी सोच इतनी छोटी है कि वो पूरे देश को ना देख करके सिर्फ अपना अपना सामने का राजनीतिक जो फायदा है वो देखते हैं। यूपीए सरकार ने राजनीति को सोचते हुए इस चीज को हवा दी, इस पूरी साजिश को। उन्हें लगा उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, नहीं मिला। यूपीए सत्ता से बाहर हो गई। देश में किसी ने हिंदू टेरर की थ्योरी को स्वीकार नहीं किया है, सिवाय मुट्ठी पर उनके अपने समर्थकों और कुछ जिहादी तत्वों को छोड़ करके। इसीलिए और आज तक यूपीए और कांग्रेस केंद्र में लौटकर इसीलिए नहीं आ पाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण, उनके लोगों का विश्वास हारने में ये बड़ा कारण था। तो राजनीतिक फायदा जिसको लेना था उनको भी नहीं मिला,
देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे हिंदू समाज पर एक धब्बा लगाने का प्रयास हुआ और कुछ लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, उनका और उनके परिवार का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। कर्नल पुरोहित देश के सबसे ब्राइटेस्ट आर्मी ऑफिसर्स में माने जाते थे उस समय। उनके जीवन के 9 साल, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 9 साल था, वो जेल में कटा। उनकी पत्नी ने क्या क्या झेला, उनके बच्चे बिना पिता के बड़े हो गए। जब उनको बेल मिली और वो बाहर आए तो उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। साध्वी प्रज्ञा का पूरा जीवन प्रभावित हुआ और कितने लोगों का, तो किसी को फायदा नहीं हुआ, केवल और केवल नुकसान हुआ। फिर भी कुछ लोग देश की सुरक्षा में भी राजनीति और वोट बैंक को घुसाना चाहते हैं और बेहतर यही होगा कि दोबारा इस तरह की कोई कोशिश ना की जाए। एक आखिरी सवाल है मैम कि आपने कर्नल पुरोहित के ऊपर जो किताब लिखी है, तो जाहिर सी बात है उनके परिवार, उनके बच्चों, उनसे भी मिलना हुआ होगा, बात हुई होगी, तो उनके लिए ये कितनी बड़ी वेदना थी कि इस चीज को झेलना। आप एक प्राइड आर्मी ऑफिसर हैं, फिर आपके ऊपर एक इस तरह के चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाएं और उनसे आपको इतना लंबा समय गुजारना पड़े। उनके परिवार ने उसको कैसे देखा, उनके पड़ोसियों ने उनको कैसे देखा, उनके समाज ने उनको और उनके परिवार को कैसे देखा? देखिए, आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें सभी बहुत कट्टर देशभक्त लोग हैं, आपको एक बहुत ब्राइट इंटेलिजेंस ऑफिसर माना जाता है और आपका परिवार एकदम से एक दिन एक आतंकी का परिवार का लेवल उसके ऊपर लग जाता है। आपके बच्चे एक आतंकी के बच्चों के रूप में उनके ऊपर ठप्पा लग जाता है। बच्चे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे। उनकी पत्नी एक सफल प्रोफेशनल महिला है, उनका पूरा जीवन एक तरह से डिरेल हो गया। बच्चों को उस भावनात्मक असर से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनकी पत्नी को, क्योंकि समाज में सभी, कोई नहीं चाहता एक आतंकी के परिवार से संबंध रखना, तो धीरे धीरे कुछ चुने हुए, कुछ एक दो मित्रों और 2-4 परिवार के रिश्तेदारों को छोड़कर सभी उनसे किनारा करने लगे और अकेले न्याय के लिए उन्हें दौड़ना पड़ा। कोई वकील तैयार नहीं होता था उनका केस लड़ने के लिए। वकीलों के साथ बैठ करके, लॉयर ना होते हुए भी डॉक्टर अपर्णा पुरोहित वकीलों के साथ बैठ करके उन्होंने पूरा केस तैयार किया, जैसे लीगल टीम होती है, लीगल टीम की तरह बैठ करके। उनके पुत्र ने भी इसमें बाद में जाकर बड़े होने के बाद मदद की। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस परिवार को क्या कुछ सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य ये है कि जो लोग हैं वो बरी तो हो गए आज, लेकिन ये हुआ क्यों, उनको पकड़ना जरूरी है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो ये 17 साल वापस तो नहीं आएंगे किसी के जीवन में, लेकिन कम से कम कोई जिम्मेदारी तो ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। इंडिया को ये सारी बातें बताने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update.